हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूं और बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आज। आरटीआई एक्ट के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। बिल्कुल, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। मेरा नाम वर्षा गौर है और अभी दिवाली ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है। 14 नवंबर तक ये ऑफर रहेगा। D20 जो है, आपको कोड अप्लाई करना है। सभी टेस्ट सीरीज जितने भी कोर्सेज है, इनफैक्ट कैप्सूल कोर्स पे भी आपको ये ऑफर मिलेगा जेआरएफ अड्डा की तरफ से। ये आपका दिवाली सॉर्ट ऑफ वीक है और बिल्कुल आपके लिए डिस्काउंटेड ऑफर है। और इसी के साथ जो भी अगर आपको क्वेरी हो, इंक्वायरी चाहते हो आप, तो बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा आपको उपलब्ध है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पेपर 2 की टेस्ट सीरीज बिल्कुल लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो है आपको 799 में ये मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसी के साथ आप इस पे अगर D20 कोड लगा लेंगे तो इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्जामिनेशन जैसा माहौल देगा आपको, रियल टाइम इंटरफेरेंस के साथ, लेटेस्ट पैटर्न के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, और आपको हेल्पलाइन नंबर भी बिल्कुल उपलब्ध है। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ऑल्सो 31 मॉक टेस्ट का जो फुल लेंथ टेस्ट है आपको मिलेगा। इसी के साथ जो है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आपको कंबाइन चाहिए, अगर आपको कंबाइन मॉक टेस्ट चाहिए, तो टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको ये 1499 की मिलेगी। इस पर भी अभी डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो आप सब अवेल कर सकते हैं ये डिस्काउंटेड ऑफर। दिवाली का बिल्कुल फुल लाभ उठाइए, है ना, प्रिपरेशन में। और कैप्सूल कोर्स देखिए आपका लॉन्च हो चुका है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, 30 डेज कैप्सूल कोर्स फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपका लॉन्च हो चुका है। इनफैक्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री का भी लॉन्च हो चुका है। आखिरी 30 दिन में कैसे तैयारी होनी है वो आपको लेकर आए हैं ये 4 डिसिप्लिन। एंड ऑल्सो जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर जाकर आप अपने इन कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। आप इनको बाय कर सकते हैं, जैसे कि आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज कैसे ले सकते हैं? जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर जाइए, कोर्सेज पर क्लिक करिए, फिर आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन खुलेगा और आपको जो भी आपका कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंगली आप टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली आप कोर्सेज के लिए भी सेम ही चीज कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर 1 का भी कैप्सूल कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट 30 दिन में कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से, क्या क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड और वांटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको बिल्कुल लास्ट 30 दिन में पता चलता है। इसी के साथ अर्ली बर्ड जो है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 और पेपर 2 का, तो कॉमर्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सभी आपको उपलब्ध है। जिसमें रीसेंट सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऐड हुए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जेआरएफ अड्डा। इसमें क्या होगा, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, आपको अपडेट मिलेगी। जो भी पीएचडी एग्जामिनेशन या जॉब प्रोफाइल एग्जामिनेशंस के नोटिस आते हैं यूजीसी एनटीए की तरफ से, इनफैक्ट सेट की तरफ से, आपके जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं, एपी की तरफ से जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, आपके पीजीटी के टेस्ट के भी जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं, सब आपको जेआरएफ अड्डा पर मिलेगा। ठीक है, सो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं, मतलब आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और होलिस्टिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपको मैं पढ़ा रही हूँ, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो मैं ही हैंडल कर रही हूँ आपके लिए जेआरएफ अड्डा की तरफ से। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको ये आरटीआई वाली पीडीएफ जो है ना, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी जेआरएफ अड्डा पर। ठीक है, आप वहां से इस आरटीआई ग्रुप को, आरटीआई वाली जो है इसको पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। उसमें आपको ये वाला पेज मिलेगा। आप जैसे ही इस पेज को खोलेंगे, इस वाले लिंक पे जाके क्लिक करेंगे ना, तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं, अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप है, तो आप बिल्कुल मेरे इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में आकर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और शुरू करते हैं सवारी आज आरटीआई एक्ट की। देखिए, आरटीआई से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, हिस्ट्री क्या है आरटीआई की। तो देखिए, आरटीआई क्यों लाया गया, सबसे बड़ी बात तो क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो गुड गवर्नेंस के लिए, एक तरीके से अगर हम बोले कि पब्लिक को है, बहुत सारे अवेयरनेस आने लग गई थी। पब्लिक चाहती थी आज के हिसाब से, जितनी जितनी इंफॉर्मेटिव सोसाइटी हो रही है, कि कैसे कैसे आपको किसी ट्रिप पे जाना है वो भी आपको यूट्यूब पे पता चल जाता है, कैसे कोई रेसिपी बनानी है वो भी आपको यूट्यूब पे पता चल जाती है। पढ़ना है तो आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो कहते हैं ना, ऑनलाइन टूर पे भी चले जाते हैं सब लोग, कि हाँ, कोई अगर मॉलडीव्स घूम कर आ गया
तो हम भी घूम के आ गए उसी के साथ। तो वही है। तो बिल्कुल इतनी अवेयरनेस, इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद जो है इस आरटीआई एक्ट का तो आना बनता ही था, जिसमें जो है एक तरीके से गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। तो बिल्कुल इसीलिए जो है आरटीआई एक्ट का जो है आगमन हुआ कि लोगों के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जो लोगों के अधिकार है, उसके ऊपर अब बात करी जानी चाहिए। लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्रशासन के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है। तो बल कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहां से शुरुआत हुई थी आरटीआई एक्ट की। सबसे पहले बिल्कुल लोकपाल की ही तरह सबसे पहले स्वीडन में ही आरटीआई की शुरुआत हुई थी 1766 में। पीवाईक्यू में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद आखिर में यूनाइटेड किंगडम में बिल्कुल, यानी कि जिनसे हम आजाद हुए हैं, ठीक है, उन लोगों ने आखिर में 2005 में अपना जो है आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है लागू करा था, है ना। इसी के साथ इंडियन सिनेरियो की बात कर लेते हैं। देखिए आरटीआई जो है उसने रिप्लेस किया था आपके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ने, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट में भी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी सिटीज़न के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल उस लिए आपका जो है आरटीआई एक्ट आया था ताकि प्रमोट की जाए ट्रांसपेरेंसी को, प्रमोट किया जाए इंफॉर्मेशन एक्सेस को, प्रमोट किया जाए अकाउंटेबिलिटी को, सिटीज़न्स की जो इंफॉर्मेशन की राइट है उसको सिक्योर किया जाए। तो बिल्कुल इसलिए आपका आरटीआई एक्ट आया था और इसने रिप्लेस किया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। यानी कि याद रखना आरटीआई से पहले, आरटीआई 2005 से पहले हमारे पास फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 का, ठीक है, जिसको रिप्लेस किया गया आरटीआई से। और बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई आरटीआई की, तो देखो एक इंस्पिरेशन जो कहते हैं अगर आरटीआई की, तो देखिए वो मिली थी मजदूर किसान शक्ति संगठन से राजस्थान के अंदर, जो कि इनिशिएट की गई आपके मूवमेंट जो है मिनिमम वेजेस के ऊपर जिनको इनिशिएट किया गया, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली रूरल इंडिया में जो है करप्शन हो रहा था, देखा गया था, एक स्टडी की गई थी कि लगभग 85% रूरल बजट जो है वो क्या होता है, स्पेंड ही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर दिहाड़ी, मजदूरों की दिहाड़ी अगर दी जाती है 22 रुपए पर दिन के हिसाब से, तो उनको सिर्फ 10 से 14 रुपया मिल रही थी। किस स्कीम के अंदर? जवाहर ग्राम समृद्धि स्कीम के अंदर। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिला था रूरल इंडिया में, राजस्थान में चीज करी गई थी। तो बिल्कुल इसी के बाद जो है एक नेशनल कैंपेन का बर्थ हुआ, पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि जुलाई 1997 में इसका जन्म हुआ। और बिल्कुल जो है अप्रैल 1995 के अंदर ना राजस्थान ने तो क्या करा था, उन्होंने बात ही कर दी थी कि राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए। तो ये जो जर्नी थी ना, ये तो 1995 से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, आपके जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात करते हैं, तो 15 जून 2005 में इस एक्ट को फाइनली पास किया गया यूपीए की सरकार ने। और बिल्कुल उस टाइम पर जो है गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस एक्ट को जो है, ये एक्ट फोर्स में कब आया, यानी कि याद रखना 2 डेट से पास हुआ था, 15 जून को। और ये 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए लिखवा रही हूँ। 15 जून को पास हुआ था, फोर्स में आया था, याद रखना फोर्स में आया था 12 अक्टूबर 2005 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों ही डेट पूछी जाती है, ठीक है। पास हुआ था 15 जून को, फोर्स में आया था 12 अक्टूबर को। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आगे और बात कर लेते हैं कि देखो अब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी आरटीआई एक्ट की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ये थी कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस थे इसके अंदर, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है सभी सिटीजन के पास था, सभी सिटीजन जो है एक्सेस कर सकते हैं इसको। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे इंफॉर्मेशन, जैसे कि किसी फॉर्म के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी दस्तावेज रिकॉर्ड के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट, ईमेल, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट, सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा, इनके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्कोप क्या हुआ आरटीआई का, तो देखिए आरटीआई का जो स्कोप है, दायरा है, वो बेसिकली क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन कवर क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स, वर्क, रिकॉर्ड, सर्टिफाइड कॉपी जो फॉर्म के रिगार्डिंग होती है, ठीक है। फ्लॉपीज भी इसके अंदर आती है, टेप्स भी इसके अंदर आती है, वीडियो कैसेट भी इसके अंदर आती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के काफी सारे सोर्सेज इसके अंदर आते हैं, और ऐसी भी इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। अब टाइम कैसा है, टाइम स्पेंड की बात करें तो कितने टाइम में आपको सर्विस डिलीवरी मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आरटीआई की तरफ से।
तो देखिए इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड विद इन 30 डेज, यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर जब आप रिक्वेस्ट करते हो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर कोई मैटर ऐसा है जो कि जान माल का खतरा वाली बात है, यानी कि लाइफ और लिबर्टी की बात हो रही है, तो आपको 48 घंटों के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसी के साथ पब्लिक अथॉरिटी की अगर बात करें, तो पब्लिक अथॉरिटी कुछ पब्लिक अथॉरिटी इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन देने के लिए एग्जेम्प्टेड, जैसे कि आपकी रॉ हो गई, है ना, रॉ हो गई, सीबीआई हो गई, तो इनकी इन्फॉर्मेशन जो है मुश्किल है। इसी के साथ बात करते हैं लिमिटेशन क्या है। तो देखिए लिमिटेशन की बात करते हैं, कुछ प्रोहिबिटेड इसमें इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रोहिबिट हो चुका है। आप किसी तीसरे इंसान की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो अपने ऑन बिहाफ पर। कोई कोर्ट जो है इसके अंदर सू नहीं कर सकता। एक तो एप्लीकेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो इसके अंदर एक्ट के अंदर आती हैं, जितनी भी आती हैं। अपील अथॉरिटी इसके अंदर होती है। सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो बनाई गई हैं इसके अंदर, ठीक है, CIC और SIC इसके अंदर बनाई गई हैं, बिल्कुल इस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर। वो क्या करती हैं, वो बेसिकली सभी इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के दायरे में काम करती हैं और बिल्कुल देख रेख करती है RTI का। ठीक है, जितने भी आपके केसेस आते हैं, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो बिल्कुल CIC और SIC इसी काम के लिए लगी रहती हैं। और इसके अंदर जो है पेनल्टी भी होती है RTI के अंदर, कि मान लीजिए अगर कोई जो है इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर पाया, ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो है अमाउंट कम से कम भी देखा जाए तो 2,500 रुपया एक हो जाएगा। 2,500 रुपया, 2,500 कह रही हूँ, 25,000 रुपये तक आप जो है ये फाइन लग सकता है उनके ऊपर। और साथ ही 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगता है RTI के अंदर। अगर आपको एक भी दिन ऐसा हो जाए कि आपके पास मान लो 30 दिन का टाइम है और आपको 31 दिन हो गए, तो बिल्कुल आप अपना जो है इस पे लगा सकते हो। पर दिन के हिसाब से आपको मिल जाएगा जो भी आपका कॉम्पेंसेशन होगा। और वो कहाँ से डिडक्ट होगा, CIC ऑफिसर यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की तनख्वाह में से। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। इसी के बाद कुछ प्रोविजंस ऐड हुए हैं RTI एक्ट के अंदर, जैसे कि सेक्शन 4 जो RTI अंदर क्या आता है कि रिक्वायर सुओ मोटो, यानी कि RTI जो है अपनी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ईच पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि इस धारा के अंदर सार्वजनिक प्राधिकरण, यानी कि इंफॉर्मेशन जो सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसका खुलासा, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन जो है करना, कहते हैं ना, डिस्क्लोज करना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन हुआ है। सेक्शन 8(1) की, जैसे कि मान लो अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के रिगार्डिंग आपको किसी की RTI आई है, तो आप बिल्कुल उसको जो है डिस्क्लोज करोगे ही करोगे। सिमिलरली सेक्शन 8(1) में मेंशन है जितने भी एग्जेम्पशंस हैं RTI के अंदर, जैसे कि आपके रॉ हो गए, CBI हो गया, मे बी मिलिट्री भी हो गया, ठीक है, वो सब कुछ आपको एग्जेम्प्टेड है कैटेगरीज। ऑल्सो सेक्शन 2 के अंदर डिस्क्लोजर ऑफ अंडर द ऑफिशियल सर्विस एक्ट, ऐसी भी कुछ चीजें जो ऑफिशियल सर्विस एक्ट के दायरे में भी डिस्क्लोजर करनी थी, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एंड PIO। देखो ये एक्ट जो है क्या करता है, CIC की सेटअप की बात करता है स्टेट और सेंट्रल लेवल पर। इसी के साथ पब्लिक अथॉरिटी आपके जो डेजिग्नेटेड हैं इसके अंदर, जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको जो है इस RTI के दायरे में दिया गया है। तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी सबसे पहले PIO के पास ही जाएगी। और इनफैक्ट PIO ही आपका पूरा का पूरा कहते हैं ना, एक तरीके से इस वाली RTI एक्ट के अंदर पूरा का पूरा दारोमदार PIO के ऊपर ही होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो PIO से ही होकर जाएगी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ है अब RTI को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। देखो प्राइवेट बॉडी की बात करें तो प्राइवेट बॉडी बिल्कुल RTI के दायरे में नहीं है। ठीक है, एक केस था सर्बजीत रॉय वर्सेस दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसके तहत जो है CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उनको रिफ्रेम कर दिया प्राइवेटाइज पब्लिक यूटिलिटी पर। बिल्कुल आप लोग RTI नहीं निकाल सकते। तो बस यही है कि जो प्राइवेट बॉडीज है उनके रिगार्डिंग जो है RTI नहीं निकाल सकते हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है, पहले जो थी पॉलिटिकल पार्टीज तकरीबन 2013 तक RTI के दायरे में आती थी, लेकिन उसके बाद एक अमेंडमेंट आया और पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल RTI के दायरे से बाहर कर दी गई, यानी कि अब पॉलिटिकल पार्टीज भी जो है इस दायरे से बाहर है। ठीक है, तो आप उनके रिगार्डिंग भी RTI नहीं डाल सकते हैं। इसी के साथ चीफ जस्टिस इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है 13 नवंबर 2019 में उन्होंने एक डिसीजन दिया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें बात करी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को डाला उन्होंने अंडर द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं आपके आरटीआई के अंदर, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आरटीआई के बारे में आप पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अब क्या डिफरेंस था। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस निकले क्योंकि 2019 में ना कुछ अमेंडमेंट आए थे आरटीआई के अंदर। तो पहले क्या थे, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लू का मतलब 2005 में क्या था और रेड का मतलब 2019 में क्या हो गया। ठीक है, तो पहले टर्म था चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे, उनका जो टर्म था वो 5 साल तक का था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 2019 में क्या कर दिया गया कि उनका जो टेन्योर है वो अब क्या करेगी, आपकी सेंट्रल लेवल पर डिसाइड होगा, यानी कि अब कोई भी टर्म टेन्योर कुछ भी नहीं है सीआईसी का। ठीक है, इसी के साथ सैलरी की बात करेंगे तो पहले सैलरी जो थी वो बिल्कुल आपके सीआईसी इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी जो है सेंटर और स्टेट, जो उस टाइम पर उनकी सैलरी जो है चीफ सेक्रेटरी के अकॉर्डिंग होती थी, चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी से इक्विवेलेंट करती थी। लेकिन अब जो है सैलरीज भी उनकी डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, साथ ही जितने भी इनके डिडक्शन ऑफ सैलरीज की बात थी, पेंशन की बात थी, वो सभी चीज जो है, पहले क्या था कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, सैलरीज जो है रिड्यूस करी जाएगी, इक्वल टू दी पेंशन, पेंशन भी मिला करेगी। लेकिन अब क्या हुआ, ये सारे प्रोविजंस जो है हट गए हैं, अब इनमें से कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ये कुछ जो था चेंजेस हुए 2005 और 2019 के आरटीआई एक्ट के अंदर। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस क्या है आरटीआई के अंदर। तो देखिए आरटीआई में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लूप होल्स भी रहेंगे। तो देखो पहली बात तो ये कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को लीक करना या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लो सिविल सोसाइटी, सोशल सेक्टर, एनजीओ अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो इजीली उनको मिलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली करप्शन तो बहुत बड़ी ज्यादा चीज है ना। और इसलिए कुछ कुछ ऐसी भी चीजें होती है कि कुछ कुछ दिक्कत होती है लोगों को मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जैसे कि लोग आलस के मारे रिकॉर्ड जो है दर्ज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास इतनी कॉम्पेटेंटीज नहीं है कि वो लोग कंप्यूटराइजेशन पर काम कर सके। जैसे कि बहुत सारे ऐसे भी बूढ़े बूढ़े रिटायरमेंट की तरफ आ रहे हैं लोग जिनको कंप्यूटर पे काम करने की दिक्कत है। ठीक है, तो बिल्कुल उसके अंदर भी ये चीज आती है, प्रॉब्लम्स है ये सारी आरटीआई के अंदर। साथ ही ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो नहीं है पर्सनल के पास कि आरटीआई के अंदर डिलीवरी ऑफ सर्विस कैसे करनी है, इंफॉर्मेशन का कैसे डिसेमिनेट करना है, क्योंकि कुछ होती है क्रूशियल इंफॉर्मेशन, तो उसको भी डिसेमिनेट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर भी क्या है, एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग है। साथ ही सेपरेट डिपार्टमेंट का क्रिएशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन डिलीवरी के लिए, लेकिन वो भी नहीं है, उसके लिए अभी प्रॉब्लम है। इससे क्या हो जाता है, अगर सेपरेट डिपार्टमेंट जो है क्रिएट हो जाता है तो क्या होता है, बर्डन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साथ ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है वो बढ़ जाएगी डेवलपमेंट के लिए आरटीआई के अंदर। और साथ ही लोग जो है इसका आराम से फायदा उठा सकते हैं अगर थोड़ी सी रूल्स और रिजिडिटी आ गई इसके अंदर तो। और लोग जो है आरटीआई को मिसयूज नहीं करेंगे, इसकी अकाउंटेबिलिटी और इसकी ट्रांसपेरेंसी का जरूर फायदा उठाएंगे। बट यही सारी चैलेंजेस और यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आरटीआई के अंदर आ रही थी। ठीक है, इसी के साथ दिवाली ऑफर आपका बिल्कुल खुला हुआ है, इसको आप ले सकते हैं, D20 कोड है, अप्लाई कर सकते हैं सभी कोर्सेज में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।